तो चलो साथी आप हेडिंग लिख लो यहाँ पे, एरिया अंडर द कर्व। तो कुछ बातें आप साथ के साथ नोट कर लो। ये वाला पार्ट जो भी है बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रेशन के जैसा ही, आपको बहुत यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाना है। ये वाली बात हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली थी कि जब भी बच्चे ऐसा कुछ लिखा हुआ तुम्हें नज़र आता है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस बात से आप ये समझ लेते हैं कि एफ एक्स फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में आप ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, मतलब एक्स बराबर ए से बी के बीच में एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन तब हमने साथ के साथ ये भी बात मेंशन करी थी कि एरिया और नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन में अंतर क्या होता है। यहाँ पे साइन का बहुत बड़ा रोल होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव। जब आप एरिया बाउंडेड द कर्व कैलकुलेट करते हो तो हमेशा एरिया क्या कंसिडर किया जाता है, पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट लिखा गया है। तो बच्चे इससे आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बन जाती है या बननी चाहिए। देखो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन रहा होगा, वो एफ एक्स फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, लुक्स लाइक दिस। और बच्चे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हो, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बनती है, बननी चाहिए। आप ये वाला एरिया निकालते हो। अभी मैं बस इस साइन का मतलब बता रहा हूं कि इस साइन को देख के आपके दिमाग में क्या क्या पिक्चर्स बनते हैं, राइट। फिर मैं एरिया अंडर द कर्व के प्रॉपर पिक्चर पे आऊंगा। दूसरी बात ये भी हो सकती है बच्चे कि फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा हो, मतलब तुम्हें इन सारी सिचुएशन से निकलना है। अगर तुम्हें बेसिक फंक्शंस के ग्राफ बनाने आते हैं तो आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो साथी, कुछ ऐसा भी कर्व हो सकता है। तो इस केस में बच्चे जब आप ए से बी इंटीग्रल कैलकुलेट करते तो जो एरिया था लाल वो निगेटिव हो जाता। तीसरी सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि भाई कुछ पॉजिटिव सेगमेंट आए और कुछ निगेटिव सेगमेंट भी है, मतलब फंक्शन निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़े। लाल ये भी सिचुएशन आपके पास हो सकती है कुछ इस तरीके की। मान लिया बच्चे एक्सिस को किसी पॉइंट सी पे कट कर रहे हैं, ये ग्राफ y बराबर एफ एक्स। तो भाई ऐसे वाले केस में बच्चे आपके पास इतना एरिया पॉजिटिव आता, ये वाला निगेटिव आता। अगर आप इंटीग्रेट करते तब की बात मैं बता रहा हूं। लेकिन जब आप एरिया बाउंडेड द कर्व की बात करते हो या एरिया अंडर द कर्व की बात करते हो, तो यानी आपको क्या करना है, केवल पॉजिटिव वाला एरिया कंप्यूट करना है। बोलो सर जो निगेटिव वाला क्या वहां पे एरिया नहीं आएगा, वो कंप्यूट करना है, लेकिन उस पर मॉड्यूलस लगा लेना। क्या करना बच्चे, उस पर मॉड्यूलस लगा लेना, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो बचने का तरीका लोगों ने क्या निकाला, उनका कहना है यार ये निगेटिव आ रहे, गौर करना ध्यान से, ये निगेटिव आ रहे, मैंने इसको पॉजिटिव करना है, तो मैं जो एरिया आएगा उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस। सी से बी वाला एरिया एक्सिस के ऊपर है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बात समझ आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, ए से बी में पूरा एरिया निगेटिव आ रहा है, आप पूरे में क्या लगा के चलेंगे, माइनस। अच्छा यहां पे तो भाई कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो जब मैं एरिया की बात करता हूं बच्चे, तो मैं एक लाइन की डेफिनेशन अगर लिखूं, मैं ये लिखूंगा कि एरिया ए जो होगा फ्रॉम ए टू बी, इसको बच्चे ऐसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन पे मॉड्यूलस लगा लेते हैं।
बोलो नहीं सर ये गलत है, आप पूरे पे मॉड्यूलस क्यों नहीं लगा रहे हो? कोई बताएगा पूरे पे मॉड्यूलस क्यों नहीं लगा रहे हैं? जब आप पूरे पे मॉड्यूलस लगाओगे पहले आप अंदर अंदर इंटीग्रेट कर लोगे, तो कुछ निगेटिव वाला आएगा, कुछ पॉजिटिव वाला आएगा, कट वट जाएगा। जबकि निगेटिव वाला भी एक काउंटेबल एरिया, आप उसको घटा नहीं सकते हो, हटा नहीं सकते हो, उसको भी जोड़ना पड़ेगा, राइट? इसलिए आप फंक्शन पे ही क्या लगा लो बच्चे? मॉड्यूलस। ये बात भाई नोट करो, इस तरीके से एरिया को हमने डिफाइन किया। अब अगर बच्चे इन तीनों पिक्चर को वन बाई वन देखा जाए लाल, तो फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या मॉड्यूलस का बच्चे कोई फर्क पड़ेगा? नो। व्हाई? बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम इंटरवल ए टू बी, राइट? बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम इंटरवल ए टू बी। अब लाल मैं दूसरे फंक्शन पे आता हूं। यहां पे लाल ए से बी में फंक्शन कैसा है? नेगेटिव। और आपका एजेंडा क्या है? जब आप एरिया निकालते हैं आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। ये मॉड्यूलस हटेगा तो बाहर क्या लग जाएगा? गौर करना, माइनस लग जाएगा। अच्छा मैं अब इसको रब करके दोबारा सारी बातें लिखता हूं, अब साथ साथ लिखना, अगर जल्दी हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे कोशिश करो साथ साथ लिखते रहो। इसको मैं रब करूं। देखो बच्चे आपके पास 3 डायग्राम बने हुए हैं, यहां पे 3 फिगर्स हैं। फिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं। देखो लाल, अगर मैं यहां पे एरिया कंप्यूट करूं बच्चे, तो ए की वैल्यू, एरिया की वैल्यू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होएगी फर्स्ट केस में। इस केस में ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे एफ एक्स पॉजिटिव है। बच्चे एरिया की वैल्यू माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होएगी दूसरे केस में। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज एफ एक्स इज नेगेटिव, मॉड हटेगा माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगा बच्चे? पॉजिटिव करने के लिए। तीसरे केस की बात मैं करता हूं। तीसरे केस में वी नो दैट यार सी से बी में फंक्शन इज पॉजिटिव, यानी अगर मैं एरिया की बात करूं तो यहां पे लाल मॉड्यूलस हटेगा, ए से सी के बीच में फंक्शन नेगेटिव है, एक माइनस लग जाएगा। बोलो बच्चे ये बात आपको समझ आ रही है? बस आपको मॉड्यूलस का रोल पता होना चाहिए। अच्छा सी से बी में क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, बिकॉज दिस फंक्शन इज पॉजिटिव। अच्छा क्या ये सारी बातें यहां पे लागू होंगी कि जहां जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस हो वहां पे लिमिट को ब्रेक कर लिया जाए? ऑफ कोर्स ये सारी बातें बच्चे लागू होंगी, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते आए हैं। ये तीनों सिचुएशन समझ आ गई? सवालों में बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। देखो मैं यहां छोटे एग्जांपल तो लूंगा नहीं क्योंकि हमने डेफिनेट में ऑलरेडी काफी सारी वर्किंग कर रखी है। बोलो सर अभी आप एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकाल लो, क्या वाई के साथ भी निकाल सकते हैं? हाँ उस पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, पहले एक्स एक्सिस की चर्चा कर लेते हैं। अभी हम एरिया बाउंडेड द कर्व किसके साथ निकाल रहे हैं? ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो बच्चे प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं। देखो इस चैप्टर में अगर आप फंसते हो, आपको एरिया में दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको दिक्कत होने वाली है इंटीग्रेशन में। मान लेना कि आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत है, इस वजह से सॉल्व नहीं हुआ। एरिया तो कभी किसी को प्रॉब्लम करता ही नहीं है। देखो लाल ऐसा कुछ सवाल है आपके पास, यहां लिखते हैं व्हाट विल बी area enclosed between
y इक्वल्स एक्स स्क्वायर and x square x equals y square. So you have to simply compute area between y equals x square and x equals y square. ठीक है, ये सवाल आपको क्लियर है? सबसे पहले ग्राफ बना के देखते हैं कि वो कौन सा एरिया इनक्लोज हो रहा है इनके बीच में. गौर करना बच्चे, y बराबर एक्स स्क्वायर पहले बना लेते हैं. तो मेरे सारे बच्चों को भाई ये वाली बात पता होगी, y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ ग्राफ होता है. अच्छा, अगला क्या बच्चे, x इक्वल्स वाई स्क्वायर. सो x इक्वल्स वाई स्क्वायर लाल कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. ये क्या बच्चे, x इक्वल्स और इन दोनों ग्राफ के बीच में बाउंडेड एरिया तुम्हें निकालना है बच्चे. आपको वो सेगमेंट नजर आ गया लाल जो एरिया तुम्हें कंप्यूट करनी है, ये वाली एरिया निकालनी है. बोल भाई साथी, हाँ या ना? अब नॉर्मल आप कोई मेंसुरेशन का फॉर्मूला लगाओ, कुछ और सिमेट्री, तो यू कैन नॉट फाइंड दिस एरिया. यहां पे इंटीग्रेशन की मदद तुम्हें लेनी होगी भाई. अच्छा, कई जगहों पे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स बहुत फायदा करते हैं, वैसा भी सवाल अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में. पहले देखते हैं भाई इसका एरिया कैसे कंप्यूट करेंगे. तो बच्चे पहले मैं ये बाउंड्री पॉइंट कैलकुलेट करता हूं. तो लाल दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो बच्चे. सो एज यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज टू कर्व्स यू विल गेट x एंड y एज 1,1, राइट. तो बच्चे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 1,1 आ गया. यानी ये वाली कौन सी लाइन बच्चे, x बराबर 1 वाली लाइन है ना. बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? एरिया निकालने का मैंने तरीका ढूंढा. मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, क्या इस अपर आर्म को, ध्यान दो बच्चे, x बराबर वाई स्क्वायर, इसके इस अपर आर्म को क्या मैं y बराबर रूट एक्स लिख सकता हूं? नीचे वाला क्या है, y बराबर माइनस रूट एक्स. कोई दिक्कत तो नहीं है. तो बच्चे मैं y बराबर रूट एक्स और x एक्सिस के बीच का एरिया मैं जुगाड़ लगा रहा हूं. मैं कोई रिजल्ट अभी नहीं याद करना यार, मैं अब धीरे धीरे हम कर लेंगे थोड़े दिन के बाद. इस ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, उसमें से इस ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल देना है. ये बात समझ आ रही बच्चे? तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो बच्चे है, दैट विल बी इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट एक्स dx. और इसमें से निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर का जो बाउंडेड एरिया है फ्रॉम 0 to 1. भाई सभी बच्चों को यह बात समझ आ रही है? बोलो भाई, किसी साथी को दिक्कत तो नहीं इस स्टेटमेंट में? भाई एरिया क्या होता है, y इंटू डी एक्स या एफ एक्स इंटू डी एक्स. तो यहां पे एफ एक्स क्या है, इस केस में रूट एक्स है, और इसमें क्या बच्चे, एक्स स्क्वायर है. ठीक, ये सारी बातें वैसे डेफिनेट में डिस्कस हो रखी पहले. तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो. तो लाल यहां पे कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2. भाई आप इंटीग्रेट करके लिखो, ये मैं नहीं सिखाने वाला. 1 डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चे 1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा. सो दिस इज रिक्वायर्ड एरिया. 1 डिवाइडेड बाई 6 विल बी रिक्वायर्ड एरिया. बोलो सर, ये तो चलो इंटीग्रेट करके निकाला आपने. कहा था कभी कभी ज्योमेट्री वाले भी सवाल आएंगे. अभी सारी बातें देखेंगे एक एक करके. चलो कुछ साथी अभी इंतजार कर रहे होंगे कि भाई हर बार क्या इंटीग्रेट करना ही बहुत बढ़िया होता है. ऐसे भी नहीं बच्चे, सवाल आपको मिलेंगे जहां पे इंटीग्रेट करना बहुत ही घातक हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है लाल. y बराबर आपको फंक्शन दे देता हूं
मतलब एरिया का सवाल कठिन होता ही नहीं है, कठिन बनाना मतलब फंक्शन को मैं टफ चूज कर लूं। सो फंक्शन इज मॉड्यूलस साइन एक्स मॉड्यूलस कॉस एक्स का बॉक्स, GIF। एंड सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4। ओके, यहां पे ऐसे लिख लो, y is greater than equal to this and less than equal to this। ठीक, या और अच्छा कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू पाई, ये ज्यादा अच्छा डेटा है, पाई से मुझे ज्यादा प्यार है। अच्छा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। बोलो यार, इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक रीजन है। क्या बच्चे? एक रीजन है। इन तीनों क्या, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, राइट? वाई इससे बड़ा इससे छोटा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। सो ऑफ कोर्स यू नो कि दिस इज इंटीरियर रीजन ऑफ ए सर्कल हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4। ठीक है बच्चे, तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, उससे निपटना आसान है, उस पर फोकस मत करो। एग्जाम में अपनी नजर वहां ज्यादा जाती है, वो तो आसान है, उस पर नजर जानी नहीं चाहिए। सबसे टफ क्या दिख रहा है? ये नजर यहां पे है। ठीक है, तो देखो बच्चे क्या करेंगे, ये आपके भरोसे पे छोड़ देता हूं। मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस कॉस एक्स बच्चे, ये अंडर रूट 2 से छोटा होगा। इससे तो आप सहमत होगे ना, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ज्यादा रूट 2 होता है। लेकिन ये किससे बड़ा होगा, कोई बतलाएगा? मॉड्यूलस, अरे माइनस कहां होता है, गला दबा दूंगा अभी। किससे बड़ा होगा भाई? 1 से। जीरो कब होगा? दोनों साथ साथ कभी जीरो हो ही नहीं सकते। जब x बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसकी कम से कम वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। बोलो यार, ये तो मजाक कर दिया आपने। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जो 1 से रूट 2 के बीच में, उसका बॉक्स कितना होएगा? 1। रूट 2 का मतलब 1.414। 1 से 2 के बीच की किसी भी क्वांटिटी का GIF क्या होता है? 1 होता है। तो बच्चे ये तो कुछ लिखा ही नहीं था भाई, ये तो मजाक कर दिया मास्टर ने आपके साथ। ये 1 से पाई के बीच की बात है लाल। और बच्चे दूसरी कंडीशन जो तुम्हारे पास लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 लिखी हुई बच्चे। ठीक है भाई, बोलो भाई, इतनी बात समझ आ रही है? अब बच्चे रिक्वायर्ड एरिया की बात करनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो लाल, यहां पे मैं बना देता हूं सर्कल। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। उसका मुझे अंदर वाला रीजन ही लेना है। ये बच्चे सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब साथी y 1 से बड़ा है। किससे बड़ा है? y बराबर 1 वाली लाइन बना लो। पर छोटा किससे है? पाई से। पाई तो बच्चे कहीं ऊपर चला जाएगा ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लेस देन इक्वल टू 4? सबका तीनों का कॉमन क्या है? यही रीजन है। बोल बच्चे हाँ या ना? यही कॉमन रीजन है बच्चे ना। तुम्हें ये वाला एरिया बतलाना है। क्या ये वाला एरिया बता सकते हैं? आपको यही शेडेड रीजन का एरिया बतलाना है बच्चे। क्या भाई ये वाला एरिया बता सकते हो क्या आने वाला है? मेहनत हो गई थोड़ी बहुत। कोई भी ये वाला एरिया क्या बता सकता है? दिस इज y इक्वल्स 1। एनीवन?
कोई भी बताना चाहे, सस्ता तरीका चाहिए, महंगा नहीं, सस्ता और टिकाऊ। मैंने क्या बोला, ज्योमेट्री से कर लेते हैं। अच्छा देखो, मैं ज्योमेट्री से करता हूं, ध्यान दो। ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ये ऐसे ऐसे ज्वाइन करता हूं, इस पॉइंट को सेंटर से, तो बच्चे आपको ये एक सेक्टर, आइसक्रीम जैसा शेप नजर आ रहा है ना, तो सेक्टर, भाई ये सेक्टर आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सर्कल के सेक्टर के एरिया क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। उसमें से नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दो, आप इंटीग्रेशन से बच गए, राइट। अच्छा, अब पहले तो भाई शर्त यह है, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाए, उसके लिए रेडियस वगैरह चाहिए, थीटा चाहिए। भाई थीटा निकालने में कितनी देरी है, इसका नाम मैंने ए और बी रख लिया। बच्चे y बराबर 1 के साथ इस सर्कल का इंटरसेक्शन निकाल लो। क्या करना बच्चे, y बराबर 1 के साथ इस सर्कल का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो साथ ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 में y की जगह पे बच्चे 1 रख दो, तो एक्स स्क्वायर 3 आ जाएगा, x आएगा लाल प्लस माइनस अंडर रूट 3। यानी बच्चे ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट का बच्चे जो कोऑर्डिनेट है वो अंडर रूट 3,1 है, और बी पॉइंट का बच्चे जो कोऑर्डिनेट है माइनस अंडर रूट 3,1 है। अच्छा, ये रूट 3,1 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये कितना होगा बच्चे, 60। कोई दिक्कत? वैसे ये वाला एंगल कितना का बच्चे, 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा, 60। ये टोटल कितना हो गया, 120। अरे भाई ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब बच्चे जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो लाल आप एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकाल लीजिए। इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा रेडियन में रखना है, तो हाफ आर स्क्वायर कहे तो 2 का स्क्वायर, और बच्चे थीटा कहे तो 2 पाई बाई 3। अरे भाई ये बात समझ आ रही है? ये किसका एरिया आ गया बच्चे, सेक्टर का। उसमें से किसका एरिया निकालना, नीचे वाले ट्रायंगल का, उसमें से नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, नीचे वाले 120 है, दोनों लेंथ बराबर हैं, कैसा ट्रायंगल है ये, तो पता नहीं यार, मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अब कैसे निकालना चाहते हो। एक तरीका ये, हाफ ए बी साइन थीटा यूज कर लो। किसी भी ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट। ये बात पता है आपको ना, हाफ ओ ए ओ बी साइन 120 डिग्री लिख दूं ऐसे, तो बच्चे होगा माइनस हाफ 2 इंटू 2 इंटू साइन 120, साइन 120 का मतलब रूट 3/2। तुम्हारे ऊपर भरोसा करके लिख दिया। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया, आप सिंप्लीफाई कर लो। अरे भाई सभी बच्चे पूरी कहानी समझ गए? तो देखो, आपने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, और कैलकुलस के नाम पे कुछ इसमें था नहीं, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। मतलब मैं आपको बिल्कुल इस चैप्टर में इंडिपेंडेंट कर रहा हूं, पर रैंडमली थोड़ा बहुत सोचो, तो आपको कुछ और जुगाड़ कई सारे क्वेश्चंस में नजर आएंगे भाई।
अच्छा, कुछ ऐसी ज्योमेट्री वाली और बातें कहीं पे दिखती हैं क्या? चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं कोई और सवाल अपने को मिल जाए, हो सकता है मुलाकात हो जाए किसी सवाल से। तो बच्चे इस बार का सवाल है, इफ p alpha comma beta satisfying sine of x plus y is greater than equal to 0. Sine of x plus y is greater than equal to 0 and x square plus y square is less than equal to 9. Is less than equal to 9. ये लिखा हुआ है। P अल्फा बीटा इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता, मतलब दोनों के कॉमन जोन में लाई करता है, दोनों कंडीशन जिससे सेटिस्फाइड हो। तो अल्फा बीटा किसी रीजन में लाई कर रहा होगा भाई, किसी पर्टिकुलर रीजन में होगा ना, तो जिस रीजन में उसी रीजन का एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल शायद हो, मुझे ऐसा लगता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे छोटा है? 9 से छोटा दिया हुआ है। कुछ और डेटा यहां कर सकते हैं क्या? अगर मैं 16 करूं तो क्या मेरे बच्चे तब भी कर पाएंगे? 16 भी कर सकते हैं, आई थिंक थोड़ा और बड़ा एरिया मिल जाएगा। चलो 16 कर लेते हैं। चलो अब देखो बच्चे, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 इस रीजन को प्लॉट कर लो। तो मैं कलर नहीं करूंगा, नहीं बहुत ही खिंचपिच हो जाएगी डायग्राम में। तो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 वाला सर्कल आप बना लो। मैं बस आपको ये अभी पहले शुरू में ये इसलिए करवा रहा हूं, बतला रहा हूं कि हर जगह इतनी इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हम इंटीग्रेशन की वजह से फंस जाते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर, ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं, 16 लिखा हुआ है यहां पे। तो बच्चे ये वाला पॉइंट क्या होगा? 4 कॉमा रेडियस 4 है, ये बच्चे होगा -4,0 0,4 अब बच्चे साइन x प्लस वाई, अब x प्लस वाई मत देखो, आप ये देखो साइन थीटा कब 0 से बड़ा होता है, राइट? तो बच्चे साइन x प्लस वाई अगर 0 से बड़ा है तो पहला केस तो ये होगा कि जो x प्लस वाई है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। मेरी बात से सहमत या नहीं सहमत हो बताओ भाई? सहमत हो? अच्छा अगली बात बच्चे, x प्लस वाई जो भी है ये 2 पाई से तो बड़ा होगा लाल, ये भी कंडीशन आएगी ना? अरे बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? किससे बड़ा आएगा? 2 पाई से। मेरा मन करता मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या सर्कल? अब लिख दिया तो क्या ही बार बार गलत सही करना, छोड़ो। लेस देन इक्वल टू क्या होगा बच्चे? 3 पाई। ठीक है, अच्छा निगेटिव साइड में भी चलते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप 4 को क्रॉस कर चुके हो। अभी मैं यहां पे आगे क्यों नहीं चल रहा हूं? क्योंकि ये आपका बाउंड्री लिमिट 4 है, 2 पाई ऑलरेडी 4 से बड़ा है, 6 के ऑर्डर की वैल्यू है। तीसरा, अच्छा निगेटिव जोन में बच्चे कहां कहां जा सकते हैं बताओ भाई? साइन एक्स प्लस वाई पॉजिटिव निगेटिव में कहां से कहां चलेगा? माइनस पाई से 0 में तो साइन निगेटिव होने वाला है, -2 पाई से माइनस पाई वो रीजन है ना? कौन सा बच्चे? -2 पाई से माइनस पाई। अरे भाई सबको ये बात समझ आ रही है? बस अब आप मजे करने वाले हो सवाल में।
तो बच्चे x प्लस वाई जो भी है वो 0 से पाई के बीच में है, तो x प्लस वाई बराबर 0 वाली लाइन बना दूं मैं। ये देखो बच्चे, x प्लस वाई बराबर 0 वाली लाइन पहले बना देता हूं। ये x प्लस वाई बराबर 0 वाली लाइन है। इसके बाद x प्लस वाई बराबर पाई वाली लाइन बना देता हूं बच्चे। ये x प्लस वाई बराबर पाई वाली लाइन है, ये वाली लाइन। अरे भाई क्या दोनों पैरेलल लाइन होंगी? ऑफ कोर्स पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है बच्चे, और आपका x प्लस वाई किसके बीच में होना चाहिए? 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, यानी दिस इज योर ट्रेवलिंग जोन। ये बात समझ आ रही लाल? बोलो यार ऐसे भी खतरनाक सवाल हो सकते हैं क्या? बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये खतरनाक क्योंकि है ही नहीं है, बस देखने में खतरनाक है। अरे भाई ये पूरी बात समझ आई आपको? अच्छा, अगर मैं 2 पाई से 3 पाई में जाऊं, 2 पाई तो इसके आगे चला जाएगा ना भाई। x प्लस वाई बराबर 2 पाई कहां जाएगा बच्चे? 6 पे जा रहा है, ऐसे आगे चला जाएगा। तो आगे वाली स्ट्रिप लेनी है क्या? नहीं, पॉइंट तो सर्कल के भी अंदर होना चाहिए। मेरी बात समझ आई अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, दूसरा वाला केस क्या है? -2 पाई से माइनस पाई के बीच की बात हो रही है। कहां से कहां की बात हो रही है? -2 पाई तो कुछ यहां रहा होगा, माइनस पाई बना लेते हैं बच्चे। ये देखो, x प्लस वाई माइनस पाई वाली लाइन बना लेते हैं। ये रहा x प्लस, और बच्चे x प्लस वाई बराबर -2 पाई कहां पे जाएगा? ये कुछ और नीचे ऐसे चला जाएगा। ठीक है साथी? इनके बीच का लेकिन सर्कल वाला पॉइंट होना चाहिए। तो भाई यही इतना रीजन मिल पाएगा बच्चे ना, यानी अल्फा बीटा पॉइंट के पास 2 चॉइस, या तो इसमें रहे या फिर इसमें रहे। अच्छा, इन दोनों एरिया का सम पूछा है। अगर मैं इसी एरिया को बच्चे यहां पे अटैच कर दूं, ओहो तो गजब ही हो गया। ये जो छूटा हुआ एरिया इधर है वो यहां पे कवर हो रहा है। गेस करो, माइनस पाई से छोटा और यहां पाई से आगे वाला छूट गया। माइनस पाई से छोटा इधर वाला पूरा कवर हो रहा है। जो ये एरिया आ रहा है लाल, वो किसके बराबर है? इसके बराबर है कि नहीं भाई बताओ? अरे आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? अरे लाल क्या सवाल खत्म हो चुका है? क्या बन गया बताओ बच्चे? सेमी सर्कल का एरिया। ये डरावना सवाल था, यानी इसका एरिया बच्चे सेमी सर्कल का एरिया होएगा, और सर्कल का एरिया का था पाई आर स्क्वायर, 16 पाई। अरे बोल भाई, हाँ है ना? 16 पाई का आधा कितना होगा? 8 पाई। लो भाई, मास्टर का सवाल इतना गाना गा रहा था, छोटा सवाल था। ये 8 पाई इसका आंसर है। तो बस मैं ये आभास करवा रहा हूं तुम्हें कि आप केवल इंटीग्रेशन ये भूत लेके दिमाग में मत चलना। कई जगहों पे ऐसी बातें बहुत काम आती हैं। ये भाई एक खूबसूरत सवाल है, छोटा, सस्ता और टिकाऊ। तो इसका मतलब कई बार भाई सवाल को ढंग से पढ़ना और एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता सवाल कुछ ज्योमेट्री वाली बातें अपने से कर रहा हो। ठीक है? बोलो सर, वो किताब में यार पहले शुरू में एक्स एक्सिस वाला एरिया देते हैं, फिर वाई के साथ आपने वो करवाया नहीं? करेंगे ना, सवालों से नहाएंगे। पहले तो मैं वही बातें कर रहा हूं जिनको डरावने क्वेश्चन में लोग शामिल करते हैं, उनमें कुछ दम ही नहीं होता है। वो बस सवाल पढ़ने का फेरबदल होता है भाई। तो एक सवाल इस किताब से कर लेते हैं कुछ, ताकि कुछ कैलकुलेशन करने भी आदत बने भाई। तो साथी, चलो अपने बच्चों से थोड़ी सी मेहनत मास्टर करवाएगा यहां पे। अरे भाई आप लोग ज्यादा तकलीफ में तो नहीं है ना? अच्छा, ऐसे कुछ सवाल भी अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पहले कर लेते हैं, छोड़ो यार, नहीं तो दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा। लिखो,
if area of region if area of region if area of region if area of region bounded by curve y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर एंड लाइन y बराबर mx एंड लाइन y बराबर mx is 9 by 2 square unit is 9 by 2 square unit, then you have to simply compute the value of m. Then find m. If area bounded by y equals x minus x square and y equals mx is 9 by 2, तो आपसे मिसिंग पैरामीटर पूछ लिया है. अच्छा एक मिनट सुनो, अभी सॉल्व मत करो, सुनो भाई सभी लोग. अब बच्चे एक कर्व फिक्स है. अच्छा लाइन जब y बराबर mx दिया गया तो m की वैल्यू वेरी कर रही ना. जैसे आप गेस करो, मान लो कर्व की बाउंड्री ऐसे आ रही है, मान लिया ऐसे आ रही है. जब y बराबर x वाला बनाया तो कुछ एरिया आएगा. स्लोप बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ जाएगा, स्लोप और बढ़ा दिया एरिया और बढ़ जाएगा. इसका मतलब एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? स्लोप पे. तो इसलिए स्लोप की वैल्यू पूछ रखी है भाई, एक पर्टिकुलर एरिया किस स्लोप के लिए आएगा. तो ये लाल आखिरी सवाल है. देखो बच्चे, y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले प्लॉट कर लिया जाए लाल. ये बच्चे x माइनस एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला ऑफ कोर्स. तो ये ग्राफ बना लेते हैं पहले x माइनस एक्स स्क्वायर का. ये बच्चे y बराबर ऐसे लग रहा है कि इसको जैसे कोई बीमारी हो गई, मेरे पैराबोला को लटक गया एक साइड में, x माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ही y बराबर mx दिया हुआ है. y बराबर mx बच्चे यहीं पे बना लेते हैं साथ के साथ. कौन सा एरिया लेना बच्चे, नीचे वाला या ऊपर वाला? पहले सवाल समझते हैं. एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, नीचे वाला तो नहीं लेना है क्योंकि उसमें क्या है, ये कर्व भी है, एक्स एक्सिस भी है. अगर ऐसा बोलते बाउंडेड बाय लाइन कर्व एंड एक्स एक्सिस तो नीचे वाला लेते. हमें कौन सा लेना पड़ेगा? ऊपर वाला. ऊपर वाले में कौन कौन सी बाउंड्री है? केवल यही दोनों बाउंड्रीज हैं. पहले तो भाई सवाल पढ़ के ये भी समझना कई दफा बहुत जरूरी हो जाता है. तो बच्चे इस वाले एरिया की बात करी जा रही है, और ये एरिया लाल कितना दिया गया है? 9/2, 9/2. कैसे निकाला जाए एरिया? फिर से कठिन लग रहा है. अब यहां पे एक जुगाड़ ले आते हैं. वेट करो. जैसे मेरे सामने जब बच्चे ये सवाल आता है, वेट करना, ये कोई रिजल्ट है, आगे से सीधे यूज करेंगे, पहले फील कर लेते हैं. अब बच्चे मेरे पास कुछ टेढ़ा मेरा ग्राफ ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसे लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे. ये एक फंक्शन है y बराबर fx, और साथ ही एक दूसरा फंक्शन है, वो कुछ यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे 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 निकल जाता है ऊपर. अब अगर मैं कहूं a और b के बीच का एरिया निकालना है, दूसरे फंक्शन का नाम gx मान लो आप, तो बच्चे मैं क्या करता, x एक्सिस के साथ ऊपर वाले का एरिया निकालता, नीचे वाले का निकालता, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता. ये मेरी बात समझ आ रही ना? तो अच्छा, क्या मैं सीधे रिक्वायर्ड एरिया ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चे? ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये कुछ इंटेस्टाइन जैसा लग रहा है, देखो ना, वैसा वैसा कुछ मूलचंद सर को गिफ्ट कर देना. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इंटीग्रल a टू b fx माइनस gx. अरे भाई क्या ऐसे लिख सकते हैं? बोलो भाई, क्या ऐसे लिखा जा सकता है?
किसी साथी को दिक्कत तो नहीं इसमें? पक्का? अच्छी बात है। बोलो सर यहाँ पे मॉड लगाना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स आप मॉड लगा लो और अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे माना गया कि आप ग्राफ देख रहे हो कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। बोलो सर अच्छा ये फार्मूला क्या तब भी एप्लीकेबल जब ग्राफ इंटरसेक्ट करके वापस इंटरसेक्ट कर जाए? कितने लोग कहते हैं तब भी एप्लीकेबल होगा? मेरा सवाल क्या है, ये फार्मूला तब भी एप्लीकेबल होगा और ये ग्राफ यहाँ से ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए। देखो बगैर फील के हाथ नहीं उठाना है, मुझे इससे बहुत नफरत है। मेरा सवाल समझ आ गया आपको ना? ये ऐसे बच्चे फंक्शन था fx gx ऐसे आया ऊपर चला गया फिर नीचे चला आया, क्या तब भी ये वाली बात लागू होगी जो मैंने लिखी है? अब मॉड का रोल आ जाएगा। किसका रोल आ जाएगा बच्चे? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक कौन बड़ा है? fx, तो fx माइनस gx करेंगे, यहां पे अपने आप gx माइनस क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। फील कर पाए ना? तो मॉड का भाई इंपॉर्टेंस तो बहुत होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने बना लिया, यानी ये वाला फॉर्मूला हरदम एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चे, तो ये कैलकुलेट कर दिया जाए फटाफट। यहां पे कौन ऊपर रहने वाला है? यही। ये कितना भी नीचे जाए सबट्रैक्ट ही होगा। ये बात समझ आ रही है? बोलो नहीं नहीं, अगर ये नीचे चला गया यहां तो अरे बाबा तो इसका एरिया निगेटिव आएगा, जब माइनस करो दोनों जुड़ जाएगा, वही तो चाहिए हमें। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो बच्चे अब देखो रिक्वायर्ड एरिया ये पॉइंट है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। यानी मैं ये चीज तो लिख सकता हूं कि जो 9/2 है बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस mx, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू समथिंग समथिंग। ये समथिंग खतरनाक है, dx। अरे बताओ भाई मेरा लॉजिक समझ आया? ये समथिंग कौन सा पॉइंट होगा बच्चे? ये पॉइंट ए होगा। ये ए पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए? ए की वैल्यू कैसे निकाली जाए? दोनों कर्व को सॉल्व करके। कैसे निकालेंगे? दोनों कर्व को सॉल्व करके। तो बच्चे यहां पे y की जगह पे mx रख दो, तो लाल क्या मिल जाएगा तुम्हें? mx इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बोल बच्चे पूरी बात समझ आई? यहां से एक सॉल्यूशन मिलेगा x बराबर 0 का, दूसरा मिलेगा x बराबर 1 माइनस m का। बताओ भाई क्या सभी बच्चों को ये बात समझ आ रही है? कट नहीं करना होता, एक 0 मिलेगा, एक क्या मिलेगा? 1 माइनस m मिलेगा। समझ गए ना? तो बच्चे 0 से कहां तक जाएंगे? 1 माइनस। क्या भाई इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे? चलिए बच्चे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो यानी 1 माइनस एम का होल स्क्वायर होगा। यहां पे एक्स क्यूब बाई 3 होगा, तो माइनस 1 माइनस एम का क्यूब बाई 3 होगा। अगले में बच्चे एम एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो माइनस एम 1 माइनस एम का होल स्क्वायर बाई, यहां से m की वैल्यू बतलानी है। वैसे तो बड़ा कठिन इक्वेशन बन गया, क्यूबिक तो बन रहा है, होता बहुत अच्छा सा रूट आ जाए। देखो आपके पास यहां ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या करते हैं हम? क्रॉस चेक कर लेते हैं ना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन यहां जरूर लिख लो -4, क्योंकि मैं क्यूबिक सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत मेहनत हो जाएगी। बी, अगर सब्जेक्टिव होता जरूर उस पर जाते। बी बच्चे -2 है। सी +2 है और डी 4 है। बताओ लाल m की क्या वैल्यू पुट करने में मैच कर जाएगा? 9/2 आ जाएगा। सवाल समझ आ गया ना? इन्होंने ऑब्जेक्टिव दे रखा है, मैंने सब्जेक्टिव बनाया, तो मुझे ये एक्सपैंड करके या पहले 1 माइनस एम का होल स्क्वायर में कॉमन निकालूंगा और फिर सॉल्व करूंगा, तब भी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। कर बच्चे जल्दी कर। अरे भाई सुनील कुछ मैच किया। -2 पता नहीं, सुनील बताओ भाई, बाकी लोग बताओ।
एक साथी ने बोल दिया -2 कर रहा है सेटिस्फाई। वह मैं आंसर देख लो, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है इसका। अरे इसका पेज ही किसने निकाल दिया यार आंसर वाला, ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। तो भाई चेक करो बच्चे क्या आ रहे हैं, -2 -2 भाई सभी लोग चेक करें, -2 रखने पे क्या मैच कर रहे हैं। अरे बिंदु दी जल्दी जल्दी चेक करो क्या कर रही हो तुम। तो मतलब एरिया की जो अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास है वो बहुत बेहतरीन वाली हुई है, तो इसका मतलब आगे हम बहुत दर्शनीय सवाल करने वाले हैं। -2 सेटिस्फाई कर रहा है, सबने चेक कर लिया। अच्छा एग्जाम में इनका जो मोटिव था क्या वो आपसे क्यूबिक सॉल्व करवाते, नहीं यार यहां तक कर लिया उसका चेक कर लेते वहां से, ठीक है। और जब इतना अच्छा डेटा आ रहा है इसका मतलब बहुत बढ़िया सा कुछ फैक्टर बनने वाला है, तो परफेक्ट क्यूब वगैरह कुछ कुछ बन जाए। मेरी बात समझ आ रही है। तो आप सब्जेक्टिव मेथड से जरूर सॉल्व करना घर पे, अभी भाई यहाँ समय नहीं है। -2 में चेक टिक कर देता हूँ भाई बच्चों भरोसा करते हुए। चलो लाल तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।